नीलम जब छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया था और उसकी माँ के मरने के बाद नीलम के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि नीलम को उसकी माँ का प्यार मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलम की सौतेली माँ जब से घर में आई तब से वो नीलम को कभी भी अपनी बेटी की तरह नहीं मानती थी। नीलम बचपन से ही बहुत काली थी और उसके सर पर बहुत कम ही बाल थे। कुछ सालों बाद नीलम की माँ को एक और बेटी हुई, जिस वजह से नीलम के पिता का प्यार भी नीलम से हटकर उसकी दूसरी बेटी कोमल पर चला गया और इस वजह से नीलम बिल्कुल अकेली हो गई थी। समय के साथ नीलम भी बड़ी होती गई, लेकिन अफसोस उसके बाल 1 इंच भी नहीं बढ़े थे, बल्कि वो और झड़ते जा रहे थे। वहीं उसका काला रंग देख लोग उससे दूर भागते थे। माँ, मुझे कुछ पैसे दीजिए, बाजार से तेल लेकर आना है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि वो तेल लगाने से सर पर बाल वापस आ जाते हैं। क्या कहा? पैसे चाहिए, तेल लाना है? अरे बचपन से ही तेरी काली चांद पर एक भी काला बाल नहीं बढ़ा तो भला अब क्या बढ़ेगा? चुपचाप जाकर अपना काम कर, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझी? लेकिन माँ, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मैं बिना बालों के कैसे जीवन जीऊंगी? तभी वहाँ पर नीलम की सौतेली बहन कोमल आती है और नीलम की बात सुनकर कहती है, जैसे कभी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं होती, वैसे ही तेरे सर टकली चांद पर बाल नहीं आने वाले, समझी काली कलूटी? सही कह रही है मेरी बेटी कोमल। अब यहाँ खड़ी होकर अपना टाइम खराब मत कर, जाकर घर का काम कर, पहले से बहुत सारा काम पड़ा है। और हाँ, काम करने के बाद बाजार भी चले जाना, घर में सामान खत्म हो रहा है। सब बातें सुनकर वहाँ पर नीलम के पिता रामू आ जाते हैं, जो कि कई दिनों से काम के सिलसिले में बाहर थे, और विमला से कहते हैं, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मिलकर मेरी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? शर्म नहीं आती विमला? अरे भला हमें क्यों शर्म आने लगी? हमने कौन से काले कर्म किए हैं? शर्म तो आपकी काली कलूटी बेटी को आनी चाहिए, जो इस बदसूरत शक्ल के साथ पूरे जमाने में घूमती फिरती है। विमला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है, जो मैंने अपने बच्चों को माँ का प्यार देने के लिए तुम जैसी लालची और बेशरम औरत से शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी बेटी को कभी भी प्यार नहीं करोगी, और तो और तुमने अपनी बेटी कोमल को भी अपनी तरह बना दिया है। हाँ, तो अगर हम दोनों आपको इतने ही अच्छे नहीं लगते तो घर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते दोनों बाप बेटी? बोलो मत विमला, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। इस घर में मैं तुम्हें लेकर आ सकता हूँ तो घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ, समझ गई ना तुम? पिताजी बस कीजिए, हमें समझना चाहिए, जिन्हें समझ में आए, और वो वैसे मेरा भी घर तो है। माँ, मुझे अपनी बेटी नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो इन्हें मानती हूँ ना। आप शांत होकर आराम कर लीजिए। अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातें सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे रहना तो उसी घर में था। और विमला से पैसे लेकर वो बाजार के लिए चली जाती है। बाजार में भी कई लोग उसे देखकर चिढ़ाते हैं, कोई काली कलूटी कहता तो कोई आधी गंजी कहता। लोगों के ताने सुनकर नीलम बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कोमल को देखने लड़के वाले आते हैं और कोमल की माँ विमला नीलम से कहती है, सुनो कलमुही, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो जल्दी से अच्छा अच्छा खाना बना दे, और हाँ, गलती से भी किचन से बाहर मत आ जाना, वरना तुझे देखकर लड़के वाले भाग जाएंगे, समझी? ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। नीलम जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार कर देती है और कुछ ही देर में घर में मेहमान आ जाते हैं और विमला कोमल को किचन से नाश्ता लाने के लिए कहती है। और कुछ देर बाद कोमल हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आती है और विमला कहती है, बहन जी, मेरी कोमल बहुत संस्कारी है, उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। देखिए, ये सब आपके लिए कोमल ने ही बनाया है, एकदम हीरा है हमारी बेटी। सच में सुंदरता में तो आपकी बेटी 1 नंबर है, और खाना भी बना लेती है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। लेकिन विमला बहन, हमने सुना है कि आपकी एक सौतेली बेटी भी है, जो दिखने में बहुत काली है और उसके सर पर बाल भी नहीं है, वो नजर नहीं आ रही कहीं? वो तो बात ये है कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी नानी के घर रहने गई है। उसे अपनी मरी हुई माँ की बहुत याद आ रही थी, तो वो अपनी नानी के घर जाकर रहना चाहती थी, तो मैंने उसे जाने दिया। और भले ही वो काली और गंजी क्यों ना हो, मैं उसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सगे और सौतेले में भेदभाव नहीं करती। सच में विमला जी, आप तो बहुत महान है, वरना आज के जमाने में कौन सौतेली औलाद को अपने घर में रखता है और सगे से भी ज्यादा प्यार करता है। हम तो धन्य हो गए ऐसा घर में रिश्ता करके। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, जो कुछ भी है भगवान ने ही दिया है, चाहे वो इज्जत हो या दौलत। अपनी सौतेली माँ का झूठ अंदर खड़ी नीलम सुन रही थी और ये सब देखकर वो काफी दुखी हो रही थी।
अचानक से उसके हाथ से एक फूल का गुलदस्ता गिर जाता है और इस आवाज को सुनकर सभी लोग कमरे में खड़ी नीलम को देख लेते हैं। ये क्या विमला जी, आपने तो कहा था कि आपकी सौतेली बेटी आपके नानी के घर गई है, लेकिन ये तो अंदर ही खड़ी थी। आपने हमसे झूठ कहा। नहीं नहीं शांति बहन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताने ही वाली थी कि वो कल ही वापस आई है। अब बस भी करो विमला बहन, कितना झूठ बोलोगी। हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहाँ पर झूठ बोला जाता है। हम एक शरीफ खानदान से हैं और झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इतना कहकर शांति गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ये देखकर वृंदा को नीलम पर बहुत गुस्सा आता है। नीलम को खरी खोटी सुनाकर वो घर से बाहर कर देती है। नीलम रोती हुई घर से बाहर जंगलों में भटकती रहती है और कहती है, मेरी किस्मत में इतने सारे दुख क्यों लिखे हैं। मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तभी मेरे साथ बुरा हो जाता है। बचपन में माँ गुजर गई, माँ का प्यार देने के लिए पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उससे भी प्यार नहीं मिला। अब मैं और दुख सहन नहीं कर सकती, मुझे मरना है। माँ मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं अब और नहीं जीना चाहती। इतना कहकर नीलम पास के कुएं में छलांग लगा देती है और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसकी जब आंखें खुलती हैं तो सामने अपनी मरी हुई माँ को पाती है और उन्हें देखकर अपना दुख दर्द बताती है। जिसके बाद उसकी माँ उसे कहती है, बेटी मरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तुझे काले घने जादुई बाल दूंगी, जिसकी मदद से जब कभी भी परेशानी में होगी तो इन बालों की वजह से वो परेशानी झट से गायब हो जाएगी। इतना कहकर रीना अपने हाथ हवा में उठाती है और उसके हाथ से एक अनोखा प्रकाश निकलने लगता है, जिससे कि नीलम के सर पर घने लंबे बाल आ जाते हैं तो उसका रंग काले से भी गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में नीलम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ये देखकर वो खुद भी हैरान थी और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो खुद को देखकर कहती है, ये क्या, मैंने जो देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। मेरी माँ ने मुझे सुंदर रूप और ये काले घने बाल दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा कोई मजाक नहीं बनाएगा और ना ही मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे ताने मारेंगी। बाबा भी ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर नीलम वापस अपने घर चली जाती है और उसे देखकर उसकी माँ और सौतेली बहन दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, माँ ये सब सपना तो नहीं है क्या? सच में ये काली कलूटी नीलम एक सुंदर अप्सरा जैसी लग रही है और इसके चांद पर इतने काले घने बाल कहाँ से आ गए? मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। बेटी जो तू देख रही है वही मैं भी देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चमत्कार हो कैसे गया। माँ ये सब मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया है। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है जिसके सहारे अब मैं जिंदगी जी सकती हूँ। और मेरे ये बाल कोई साधारण बाल नहीं है बल्कि जादुई बाल है। इन बालों की वजह से मैं अपनी सारी मुश्किलों को दूर कर सकती हूँ। माँ ये सब झूठ कह रही है। आपसे सिंपैथी लेने के लिए इनकी बातों पर यकीन मत करना। अगर सच में ऐसा कुछ है तो कोई जादू करके दिखा अपने इन बालों से। कोमल की बात सुनकर नीलम अपने बालों से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए कहती है और देखते ही देखते उसके इन घरों से एक अनोखा प्रकाश निकलता है और सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं और धंधा कहती है, ये तो सच में जादुई बाल हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है। ये जादुई बाल हैं। अब मैं ये बाल तुझसे छीन कर ही रहूंगी। मुझे भी चाहिए जादुई बाल। इतना कहकर कोमल जल्दी से अपने कमरे से एक कैंची लेकर आती है और नीलम के बाल काटने की कोशिश करती है। तभी उसके बालों से फिर से वो अनोखा प्रकाश निकलता है और वो कैंची खुद के कोमल के बालों पर चल जाती है और उसके बाद पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। और ये देखकर कोमल रोने लगती है और नीलम कहती है, मैं ये तो जानती थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे बाल काटने को तैयार हो जाओगी और इसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। नीलम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे मेरे बाल वापस लौटा दो। मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। अब तुम्हें समझ आया? जब लोग मुझे ताने देते थे तो मुझे कितना बुरा लगता था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ। इतना कहकर नीलम अपने जादुई काले बालों से कोमल के बाल वापस लौटा देती है और उस दिन के बाद से कभी भी नीलम की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसे परेशान नहीं करती थी। देख लेना मास्टर जी, सूट एकदम से मॉडर्न और लेटेस्ट डिजाइन वाला ही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बस आगे आकर अपना नाप दे दीजिए, बाकी का काम हमारा। जितना अच्छे से नाप देंगी ना उतना ही अच्छा सूट सिलाई होगा, समझी ना मुंडी झुकाई के। पर 4 दिन पहले ही तो तुमने नाप लिया था।
उसे तो बहुत पुराना समझो भाभी जी, क्योंकि चांद सा बदन है, चांद की तरह रोज रोज घटा बढ़ता भी तो होगा। फिर भी नाप देने का मूड नहीं है तो रहने दो, पर बाद में कोई शिकायत मत करना मुंडी झुकाए के। बस बस, अब बस भी करो वीरू मास्टर। लो नया नाप ले लो मुंडी झुकाए के, पर सूट एकदम से फिट और फाइन होना चाहिए। ममता के ये कहते ही वीरू मास्टर की बातें खिल उठती हैं। वह इंची टेप उठाकर ममता के बदन पर घुमाने लगता है। अरे वाह, भाभी जी के फिगर तो बड़ा ही कमाल है। अरे कहाँ खो गए वीरू मास्टर, सब ठीक ठाक तो है? कहाँ सब ठीक है भाभी जी, देखो तो आप पहले से कितनी मोटी हो गए हो, पूरा 1 इंच कमर बढ़ा ली है मुंडी झुकाए के। तू मेरी कमर की फिक्र छोड़ और बस नाप ले मुंडी झुकाए के, समझा? हाँ हाँ समझ गया भाभी जी, बस नाराज ना होइए मुंडी झुकाए के। वीरू दर्जी एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। वह गांव की बहू बेटियों के कपड़ों की सिलाई करने के बहाने उनका नाप तो लेता और फिर 1 घंटे से भी ज्यादा के समय तक नाप लेने के बहाने उनकी फिगर को ताकता रहता। फिर बाद में जैसे ही कोई महिला नाप देकर वहाँ से जाती, वह अपनी दुकान में खड़ा होकर उसके ख्यालों में गुम हो जाता। ओहो, ममता भाभी का फिगर भी क्या कमाल है, एकदम से चकाचक। तू तो बड़ा लकी है रे वीरू मास्टर, आए दिन नए नए फिगर देखने मिल जाते हैं मुंडी झुकाए के। हा 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 हा, हे ऊपर वाले, मुझे हर जन्म में लेडीज टेलर ही बना के रखियो मुंडी झुकाए के। ममता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुषमा की सबसे छोटी बहू थी। उसकी मछली बहू का नाम मोनिका था और वह भी छोटी बहू ममता की तरह पूरी मॉडर्न और फैशनेबल थी। नमस्ते मम्मी जी, जरा देखो तो मुझ पे ये नया सूट कैसा लग रहा है, कल ही वीरू मास्टर से सिलवाया है। मैं क्या देखूं, तुझे पसंद है तो अच्छा ही होगा बहू। सुषमा की दोनों छोटी बहुएं जितनी मॉडर्न आर्ट फैशनेबल थीं, सबसे बड़ी बहू आरती उतनी ही संस्कारी और समझदार थी। उसे अपने घूंघट और घर के कामकाज से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और एक दिन आरती सुषमा के लिए नाश्ता लेकर आती है। पाँव लागू मम्मी जी। दूध ना पू तो भलो, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। सुषमा आरती बहू को यह आशीर्वाद दे ही रही होती है कि उसकी दोनों मॉडर्न बहुएं ममता और मोनिका वहाँ आ जाती हैं। वे दोनों नए डिजाइन में सूट सलवार पहनकर खूब चमक दमक रही होती हैं। उन्हें देखकर सुषमा कहती है कि अरे वाह बहू, आज तो दोनों डिजाइनर सूट सलवार पहने हो, बड़ी सुंदर लग रही हो दोनों। सूट जरूर वीरू मास्टर से सिलवाए होंगे। और नहीं तो क्या मम्मी जी, वीरू मास्टर वीरू दर्जी ही ऐसा चमत्कार कर सकता है। पूरे शहर में वीरू टेलर ही तो है जो ऐसे डिजाइनर सूट बनाता है। हाँ हाँ जानती हूँ, वीरू मास्टर हमारे शहर का सबसे मशहूर टेलर है। ममता और मोनिका रोज नए नए फैशन के सूट सलवार पहनती थी और हमेशा वीरू मास्टर का ही राग अलापती रहती थी। नए नए डिजाइन और फैशन के सूट सिलवा कर पहनने की चाहत में वे दोनों वीरू मास्टर की बदमाशी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाती थी। वह आए दिन उनका नाप लेता और उनके शरीर को छूता, मगर वे उसकी अनदेखी कर उसे बार बार नाप देने के लिए तैयार हो जाती। ओहो भाभी जी, नाप देने में इतना शर्मा क्यों रही हो, थोड़ा करीब आओ तो अच्छे से नाप लूं ना। नाप देने में काहे को नखरा, नाप बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाप सही हो तब भी मजा आता है सिलाई करने में, वरना फिटिंग का गुड़ गोबर हो जाता है। बस थोड़ी देर सीधी खड़ी रहिए ताकि सब कुछ अच्छे से नाप लो मुंडी झुकाए के। लो आ गई करीब मुंडी झुकाए के, तुम भी नाप लेने में घंटों लगा देते हो। सुषमा अपनी बड़ी बहू आरती को देखती है तो सोचने लगती है, माना आरती बहू जिम्मेदार, लाज, शर्म वाली संस्कारी बहू है, पर आज के जमाने में तो सादा होना भी अच्छा नहीं है। यही सोचकर एक दिन सुषमा आरती को बुलाकर कहती है कि आरती बहू, तुम क्यों पुराने जमाने में जी रही हो? भला हमेशा साड़ी और घूंघट में परेशान होना अच्छा लगता है क्या? तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूट सिलवा देती हूँ। रहने दो मम्मी जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे काहे का ठीक है, ममता और मोनिका को तो देख रोज डिजाइनर वाले सूट पहनती हैं, फिर भला तू क्यों ना पहने? आज मैं तेरी एक न सुनूंगी, चल मेरे साथ। सुषमा के कहने पर आरती उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुषमा उसे एक कपड़े की दुकान से उसका मनपसंद कपड़ा दिलाती है और फिर वीरू टेलर की दुकान पर ले जाती है, मगर तभी उसे एक जरूरी काम याद आ जाता है। अरे बहू, मुझे तो एक जरूरी काम याद आ गया। तू एक काम कर, इस वीरू मास्टर को अपना सूट सिलने के लिए देकर घर चली जा, मैं बाद में आऊंगी। सुन रहे मास्टर, बहू के मनपसंद का सूट सिलना। आप चिंता ना करिए माँ जी, सूट तो ये जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही सिल दूंगा मुंडी झुकाए के।
सुषमा यह कहकर अपने काम पर चली जाती है और उसके जाने के बाद वीरू मास्टर मुस्कुराते हुए आरती से कहता है, कहिए कैसे डिजाइन का सूट सिलवाना है? जो भी अच्छा सा डिजाइन हो वही बना देना। फिर तो आगे आकर नाप दे दीजिए भाभी जी, बिना नाप के तो सूट नहीं सिल सकता ना मुंडी झुकाए के। वीरू मास्टर के यह कहने पर आरती नाप देने के लिए आगे आती है और वीरू मास्टर उसका नाप लेने लगता है। वह नाप लेने के बहाने उसे कई जगह से छूता है। फिगर तो इस भाभी का भी गजब का है, इसकी पतली कमरिया तो सितम ढा रही है मुंडी झुकाए के। यही सोचते सोचते वीरू मास्टर आरती को बार बार छूता है और आरती को उसकी बदमाशी को समझते देर नहीं लगती। उसे वीरू पर बहुत गुस्सा आता है तो वह चुप भी नहीं रह पाती। आप नाप ले रहे हैं या मेरे शरीर को बार बार छूकर देख रहे हैं? आप नाप लेने के बहाने ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये क्या कर रही हैं भाभी जी? भला मैं गलत हरकतें? राम 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 राम, मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। आप नाप तो नहीं ले रहे हैं, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। क्या मैं आपकी मंशा नहीं समझ सकती? आप जानबूझकर मुझे जगह जगह से छू रहे हैं। मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ भाभी जी, मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता मुंडी झुकाई के। आरती भली और समझदार थी, इसलिए वह यह सब सहन नहीं कर पाती और घर पर जाकर वीरू मास्टर की करतूत का भांडा सुषमा के आगे फोड़ देती है। मम्मी जी, आप जिस वीरू टेलर को शहर का सबसे मशहूर टेलर समझ रही हैं, असलियत में वह एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। वह नाप लेने के बहाने बहू बेटियों से छेड़छाड़ करता है। अरे तुम ये क्या कह रही हो आरती बहू? अगर कोई बात है तो साफ साफ बताओ। सुषमा के यह कहने पर आरती उसे वीरू मास्टर की करतूत बताती है तो वह बहुत हैरान रह जाती है। वह ममता और मोनिका को देखते हुए कहती है, क्यों रे ममता और मोनिका, जो आरती बहू कह रही है वो सही कह रही है? क्या उस दर्जी ने नाप लेने के बहाने तुम दोनों के साथ भी छेड़छाड़ की है क्या? यह सुनते ही ममता और मोनिका एकाएक चौंक जाती हैं और अपनी मूर्खता और नादानी पर पछताते हुए कहती हैं, ओह माय गॉड मम्मी जी, वह तो हमारे साथ भी ऐसी हरकतें करता था। हम तो नए नए फैशन के सूट सिलवाने की चाह में उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही। बदमाश आधे घंटे से ज्यादा समय तो नाप लेने में लगा देता था मम्मी जी। वीरू मास्टर का यह रहस्य जैसे ही सुषमा के सामने आता है वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। बदमाश कहीं का हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है, अब तो उसकी खैर नहीं। सुषमा उसी समय अपनी पहचान की एक महिला पुलिस अधिकारी को फोन मिलाती है और उनको सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर महिला पुलिस अधिकारी कहती है, आप निश्चित रहिए मैडम, जल्द ही वो बदमाश टेलर हवालात की हवा खाते हुए नजर आएगा। इसके अगले ही दिन महिला पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में स्वयं उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। वीरू मास्टर जी, आपसे सूट सिलवाना है और ध्यान रखना सूट बिल्कुल सही नाप का हो ताकि पहनने पे फिट आए। ओ हो, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आगे बढ़कर अपना नाप तो दीजिए। वीरू मास्टर के यह कहने पर महिला पुलिस अधिकारी थोड़ा आगे आती है और वीरू मास्टर उसका नाप लेने लगता है। फिर अपनी आदत से मजबूर वह उसके साथ भी वही गलत हरकतें करने लगता है जो और महिलाओं के साथ किया करता था, लेकिन इस बार उसका गेम उल्टा पड़ता है। जैसे ही वह महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करता है वह उसके गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। बदमाश, सिलाई करने के बहाने औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। आज तो तुझे सबक सिखा के रहूंगी। पर आप है कौन मुंडी झुकाई के? मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। मैं तुझे सबूत सहित पकड़ना चाहती थी। अब सवाल करना छोड़ और चलकर जेल की हवा खा, बदमाश कहीं का। यह कहकर महिला पुलिस अधिकारी वीरू मास्टर को पकड़कर हवालात में डाल देती है और इस तरह उसे अच्छा सबक मिल जाता है। अब वह अपनी बदमाशी पर पछतावा करता रह जाता है।